हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा योर मैथ्स मेंटर लेकर आया हूँ वापस से केस स्टडी, जो कि मैंने पहले लेक्चर ले चुका हूँ इसका। और उसका अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके देख लीजिए, क्योंकि उसके मैंने अंदर की कॉन्सेप्ट भी समझाए हैं और उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चन लिए थे जो बच गए क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड कर दिए जो बचे हुए क्वेश्चन है। तो जल्दी से फटाफट से, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उसको देख लीजिए, आपको वहाँ मिल जाएगी, जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हमारा अगला जो केस स्टडी है उससे बात कर लेते हैं। कौन सा केस स्टडी आ गया अपना? 3। 2 मैं उसमें ले चुका हूँ, बाकी हम प्रायर जो भी बातें उसमें कर चुके हैं। अगर आपने नहीं करी है तो जाके जल्दी से देख लीजिए, ताकि आपको की कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए। तो अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? केस स्टडी थ्री कहता है कि हमारे पास ये डायग्राम जो है ना, आपको दिख रहा है, इसको देखना है। इसमें फोर्सेस दिखा रखे हैं किसके ऊपर? केबल के। दिख रहा है आपको यहाँ पर से? कोई ये हुक है, ठीक है, ये हुक है और यहाँ से केबल्स बंधी पड़ी है। और ये आपके पास कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको उसने पिक कर रखा है ना, ऐसे हुक से यहाँ पर से पकड़ रखा है। तो हुक के साथ केबल्स बंधी पड़ी है। तो ये केबल्स पे जो फोर्स लग रहा है, थोड़ा फिजिक्स आ चुकी है ना, फोर्स लग रहा है यहाँ से ई से लेकर ए तक, तो इसका बोल रहा हूँ फोर्स रिगार्डिंग ई है ना। फिर इधर से बोलूँगा बी पॉइंट तक एक केबल है, तो एफ ई बी हो गया फोर्स। इधर से डी पॉइंट हो गया तो एफ ई डी हो गया, और इधर से एफ ई सी। तो समझ रहे हो ना, वेक्टर डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ से ई टू सी, ई टू डी, ई टू बी और ई टू ए। उसके बाद कुछ यहाँ पर से आपके पास डेटा गिवन है, ये रखी है। देखो आपके पास क्या, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपकी कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव है, एक्स डैश मतलब नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, वाई डैश नेगेटिव हो जाएगा, जेड पॉजिटिव, जेड डैश क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो पहले आगे तो पढ़ ले क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इनके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है उसमें आपको बताना है वेक्टर ईडी वेक्टर क्या होगा। क्या बताना है आपको? ईडी वेक्टर। ईडी है ना, ईडी, ईडी बहुत फेमस चलती है, तो ईडी देख लेते हैं जल्दी से। ईडी वेक्टर का मतलब है यहाँ से आप ई पॉइंट से लेके डी तक। अब देखो आप वेक्टर लिखोगे तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई होगा। तो पहली चीज आप मुझे बताओ, अपने पास ई और डी, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो कोऑर्डिनेट्स मैं काम करता हूँ, सबके लिख ही लेते हैं ना एक साथ ही, या काम आएगा देख लेंगे। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर से, अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट की बात करूँ, किसकी बात करूँ? ए के कोऑर्डिनेट की। तो सर थोड़ा सा अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग याद है तो जल्दी से हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक पहुँचना है, इस पॉइंट तक, है ना। अब पहुँचने की जरूरत नहीं है, आपको कॉमन सेंस लगाना है। देखो यहाँ पर से जब भी आप एक्स एक्सिस पे चलते हो ना, तो वो होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट। और अगर पॉजिटिव में चलोगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा ये बना देता हूँ। सर ये आपके पास मैंने बना दी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स हो एक्स डैश, यहाँ से एक्स पॉजिटिव है और एक्स क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। तो मान लो कल को आपसे कोई बोले कि भैया मैं इधर चलाऊँ 4 यूनिट, क्या चलाऊँ? इधर 4 यूनिट चलाऊँ। तो डिस्टेंस तो 4 यूनिट इधर भी हो सकती है, हाँ या ना, दोनों तरफ। जीरो से आप दूर चल रहे हो तो इधर भी 4 यूनिट जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो। लेकिन अगर मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो उसमें जो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करूंगा उसमें क्या आएगा? प्लस का 4 आएगा। और जब एक डैश की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पर डिस्टेंस तो 4 है, पर कोऑर्डिनेट कैन बी नेगेटिव, तो इधर क्या आ जाएगा? -4। तो आपको बस इस चीज़ का यूटिलाइज करना है। अब आप आओ यहाँ पर से, तो मैं ए के पास जा रहा हूँ। देखो ए के पास जा रहा हूँ तो ये फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस एक प्लेन है, और जेड आपका ऊपर है, ठीक है। तो ये आपका एक्स दे रखा है इधर, और इधर क्या दे रखा है? आपका वाई, और ऊपर दे रखा है आपका जेड। तो यहाँ पर से अगर मुझे इस पॉइंट तक पहुँचना है तो आप कहाँ कहाँ ट्रेवल कर रहे हो? तो देखो पहली चीज़ तो फ्लैट सरफेस को जेड तक जा ही नहीं रहे हो, तो जेड तो क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर से आप इधर जा रहे हो तो एक्स पर कितना चल रहे हो? तो ये डिस्टेंस आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना दिख रहा है आपको? 8। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट आएगा 8, ठीक है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि मैं एक्स की तरफ आ रहा हूँ, उधर एक्स डैश बनता है। उसके बाद यहाँ पर से मैं आ रहा हूँ, अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखो y अगर आप देखोगे यहाँ से, तो y इधर पॉजिटिव है, तो पीछे की तरफ क्या होगा? y नेगेटिव। और आप ये डिस्टेंस कितनी है देख रहे हो? ये डिस्टेंस इधर की तरफ 6 है ना, इधर की तरफ कितनी है? 6 है। तो पीछे की तरफ कितनी होगी? डिस्टेंस तो सेम रहेगी, लेकिन पीछे की तरफ जो आप देखोगे ये सर आपका क्या है? y डैश होगा। क्या होगा? y डैश। और y डैश होगा तो इसका मतलब पीछे डिस्टेंस जो आएगी ना वो तो 6 मीटर रहेगी, लेकिन उसका कोऑर्डिनेट क्या जाएगा? नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। उसके बाद z, तो फ्लैट सरफेस है, z ऊपर होता, लेकिन आप ऊपर ही नहीं गए, तो ये जो है इसका कोऑर्डिनेट तीसरा z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। ऐसे ही बाकी बचे हुए निकाल लेते, तो जो आपके पास b आएगा उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? जल्दी से देखो। तो b का जो कोऑर्डिनेट आएगा उसमें देखो, पहले तो आप इधर आ रहे हो, x पे चल रहे हो, x पे कितने चल रहे हैं? 8। अब आप x पे पॉजिटिव चल रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियस ही बात है, इधर की तरफ पॉजिटिव है, पीछे की तरफ नेगेटिव होता है। अब आप देखो अगर आप आओगे इधर y की तरफ, तो y की तरफ कितनी डिस्टेंस है? 6 है, और पॉजिटिव में आ रहे हैं तो पॉजिटिव 6 आ जाएगा।
उसके बाद z ऊपर जा ही नहीं रहे हो तो कितना जाएगा इसका भी 860, ठीक है। उसके बाद अगला वाला देखो, c के पास चलते हैं, c आ जाओ। तो c के पास जब गए तो देखो पीछे की तरफ जाऊंगा ना, ये आपका y डैश बनेगा, x डैश सॉरी x डैश बनेगा। तो इधर आपका 8 यूनिट है तो पीछे की तरफ क्या होगा, यूनिट तो 8 ही रहेगा डिस्टेंस में, लेकिन कोऑर्डिनेट के हिसाब से -8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से सी की तरफ जाने के लिए मेरे को अब वाई की तरफ आना पड़ेगा, और कितना चलूंगा, वही 6 मीटर चलूंगा यहाँ से तक, है ना, ऐसे 6 मीटर चलूंगा, ऐसे 6 मीटर आऊंगा। लेकिन वाई पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ऑब्वियस ही बात है इधर की तरफ वाई पॉजिटिव है तो 6 पॉजिटिव आएगा। उसके बाद लास्ट जेड क्या होगा, तो जेड तो आपको पता ही ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा हूँ तो कितना जाएगा यहाँ पर 0। ओके, सेम ऐसे ही डी के लिए बात कर ले, तो डी का दिखेगा नहीं तो इधर लिख लेते हैं। तो डी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो सेम देखो आप मुझे बताओ, डी तक जाना है तो ये अपने आप में एक रेक्टेंगल ही तो बना पड़ा है, सब कुछ डिस्टेंस तो सेम है, बस कॉट ऑक्टेंट के कारण साइन कन्वर्ट हो रहा है, +2 माइनस या -2 प्लस। तो सर मुझे बताइए, पीछे जा रहा हूँ डी तक पहुंचने के लिए, पहले एक्स पे चलूंगा तो पीछे जाऊंगा तो आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव, तो इसका मतलब 8 इधर नहीं है, 8 पीछे है तो क्या आएगा -8। उसके बाद जो अगला आएगा वो कितना आएगा, अगला आएगा हमारे पास डी, तो मैं जाऊंगा पीछे की तरफ, यानी वाई पे चलूंगा, वाई डैश पे चलूंगा तो नेगेटिव आएगा, कितना आएगा, इधर डिस्टेंस 6 है तो कितना जाएगा -6। उसके बाद जेड पर जा नहीं रहे तो कितना आएगा 0, ठीक है। तो हमारे पास ए बी सी डी जो थे ना यहाँ पर से, जिनसे केबल्स बंधी पड़ी है, उसका कोऑर्डिनेट आ गए। अच्छा मुझे बताओ ई का कोऑर्डिनेट बता सकते हो आप, क्योंकि ये भी आएगा, ई बी वेक्टर निकालेंगे तो सर ई का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ई का कोऑर्डिनेट आएगा अपने पास, ध्यान से देखना, ये जेड पर है और पॉजिटिव जेड पर है, तो ये जो डिस्टेंस दे रखी है ना, इसने कितने दे रखी है, ये दे रखी है 24 मीटर, कितने दे रखी है यहाँ से ओरिजिन से 24। तो इसका मतलब जेड पर अगर पॉइंट है, जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट है ना, तो एक्स और वाई क्या होते हैं 0, क्योंकि साम्राज्य किसका, जेड एक्सिस का, तो उस पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यानी कि एक्स 0 है ना, वाई 0 और जेड कितना है, पॉजिटिव जेड में है तो कितना आएगा 24। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इससे, है ना। अब अपने पास सारा लगभग सब चीज़ें लिख ली हैं, अब आते हैं क्वेश्चनों पे, जो भी क्वेश्चन पूछेगा। तो पूछ रहा है ईडी वेक्टर बताओ, तो ईडी वेक्टर निकालना, तो ईडी वेक्टर समझ रहे हो ना आप, ई ये रहा, डी कहाँ पर है, ये रहा। तो ईडी वेक्टर के लिए अगर आप निकालोगे तो बेसिक सी बात है, वही क्वेश्चन वेक्टर ऑफ बाद वाला माइनस पहले वाला, तो यहाँ पर से -8 -0 कितना आएगा बताओ, ईडी वेक्टर कितना आएगा। तो इधर से देखो -8 -0 तो -8 आ जाएगा, और आई के डायरेक्शन देना पड़ेगा साहब। उसके बाद इधर कितना आएगा -6 -0, तो माइनस आएगा, हटाओ इसको, -6 जे कैप। उसके बाद अगला क्या आएगा 0 -24, तो माइनस का 24 के कैप, माइनस का 24 के कैप, ठीक है सर। अब आप मुझे बताओ आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, देख लेते हैं, गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, -8 -6 -24, तो माइनस माइनस में, तो कौन सा ऑप्शन आएगा अपना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया ना, देखो 3D का कितना मस्त क्वेश्चन बन गया। जो बच्चे सोचते हैं ऑक्टेंट से कोई काम नहीं आते, देखो ऐसे आते हैं काम, छोटे छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ केबल EB, यानी EB की लेंथ क्या होगी। तो बेसिक सी बात है, पहले EB वेक्टर निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो EB वेक्टर कितना आएगा, पहले वो निकाल लो। अब EB वेक्टर निकालने के लिए मुझे यहाँ पर से कोऑर्डिनेट देखने पड़ेंगे, तो B का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है अपने पास, B का कोऑर्डिनेट है 860, ये B का कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद E का है 1 मिनट 0024, E का कोऑर्डिनेट है 0024, ठीक है। चलो तो जल्दी से EB वेक्टर निकाले, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 8 -0 है ना, आई कैप। उसके बाद +6 -0 जे कैप। उसके बाद अगला आएगा लास्ट 0 -24 यानी कि के कैप, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इसका आ गया EB वेक्टर। अब वेक्टर आने के बाद क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड निकालना, सिंपल चीज है। तो ये कितना आ गया 8 आई कैप प्लस में 6 जे कैप माइनस का 24 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, बहुत आसान है मैग्नीट्यूड निकालना, तो छोटे बच्चे भी निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा कितना, 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर माइनस का 24 का स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो। ये कितना आएगा 64 प्लस में 36 प्लस में कितना जाएगा -24 का स्क्वायर होता है कितना 576, याद होगा आपको, बचपन की बात है। तो ये हो जाएगा कितना 100 प्लस में 576, तो ये कितना जाएगा सर, ये आ जाएगा 676, और 676 होता है किसका 26 यूनिट, इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एकदम सही जवाब हमारा बी आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ केबल ए सी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर से ई सी लेंथ है ना वो किसके बराबर है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखो ई सी लेंथ कितनी है पहले वो तो पता लगा ले। ई सी लेंथ अभी हम लोगों ने ई बी की निकाल ली है और हम लोगों ने ई डी वेक्टर निकाल लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ई सी की लेंथ। तो ई सी एक बार लिख लेते हैं वापस से, 0 0 24। सी के कोऑर्डिनेट क्या है सर, सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास कितने, -860, -860, और ये आपका डी के कोऑर्डिनेट है इधर -8 -60, और लास्ट अपने पास वो लिख लेता हूँ, एक बार मैं सारे लिख लेता हूँ ताकि बार बार 8 -60 860 8 -60 और ये हो जाएगा 860, है ना। क्वाड्रेंट भी पता लगा सकते हो कौन सा है, ऑक्टेंट कौन से है ना, सब चीज़। अब आ जाओ ई सी की लेंथ बतानी, तो पहले ई सी वेक्टर कितना है वो निकाल लो। ई सी वेक्टर कितना आएगा, ई सी वेक्टर निकालने के लिए वही बाद वाला माइनस पहले वाला, तो ई सी आ जाएगा -8 -0, तो हो जाएगा -8 आई कैप, ठीक है। उसके बाद आएगा अपने पास 6 -0, तो वही आएगा कितना 6 में जे कैप। उसके बाद अगला क्या आ जाएगा 0 -24, यानी -24, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व आपने कर लिया होगा कि सब कुछ जो है ना, सब कुछ क्या चल रहा है, सेम ही चल रहा है। बस फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पर से साइन सेम जो है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस ये चेंज हो जाएंगे। देखो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स है ना अपने आप में सेम ही है, बस इसमें फ़र्क क्या आ रहा है माइनस प्लस का। और देखो लास्ट वाला जो जेड है ना वो आपका 0 है हर किसी के अंदर, तो 0 में 24 करोगे तो वो या तो ये -24 आएगा या क्या आएगा +24। बाकी स्टार्टिंग के सारे जो चीज़ें हैं ना इधर इसमें प्लस माइनस माइनस प्लस ये आपके चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन जब मैं बात करूंगा ना इनका मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वही आने वाला कितना आएगा, -8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में -24 का स्क्वायर। तो इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, ये अभी सोल्व करके आए, ये आएगा 6 7 6 और ये हो जाएगा कितना 26। तो सारी की सारी जो फोर्सेज हैं तभी तो बैलेंस रहेगा, है ना। केबल की लंबाई जो है उनकी मैग्नीट्यूड सेम होंगे तभी तो बैलेंस रहेगा, नहीं तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर से इन सब की जो लेंथ है ना सारे के सारे वो सारे सेम आएंगे। तो इसने बोला लेंथ ऑफ केबल ए सी इज इक्वल टू, तो ई सी की लेंथ जो है ई ए ई बी ई डी, ई ए ई बी ई डी सबके क्या होगी बराबर। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका ऑल ऑफ दीज आएगा। क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछ रहा है सम ऑफ ऑल वेक्टर्स अलोंग द केबल्स, यानी कि जितने भी वेक्टर्स है ना केबल के अलोंग उन सब का क्या लिखना है आपको, उनका सम करके एक वेक्टर बनाना है। तो जल्दी से एक काम करते हैं, मेरे पास जो है सारे वेक्टर लिख लेते हैं फटाफट। ई ए वेक्टर कितना है ना, ई बी वेक्टर कितना आया, उसके बाद ई सी वेक्टर कितना आया, उसके बाद ई डी वेक्टर कितना है। सारे वेक्टर्स को आप लिख लो फटाफट से, उसके बाद उनको क्या करना है ऐड करना है, सिंपल चीज़ है। तो हमने पास जो ई ए वेक्टर है वो कितना आया, निकाल दे। ये वेक्टर देख लेते हैं, ई ए वेक्टर कहाँ पर है। ई ए वेक्टर हमारा कितना आया है, ये रहा, माइनस माइनस माइनस, तीनों चीज़ें माइनस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ई बी वेक्टर कितना आया, ई बी वेक्टर ये रहा 8 6 -24। इन सबको ऐड करना है अपन लोगों को, -8 आई कैप -6 जे कैप और -24 के कैप। ई बी वेक्टर कितना है, तो ई वेक्टर कितना है अपने पास, ई बी वेक्टर आया हमारे पास ये वाला पॉइंट है। ई बी वेक्टर आप निकालना चाहो निकाल लो, नहीं तो हम फटाफट से देख लेते हैं एक बार, है ना क्या क्या आ रहा है। ई बी वेक्टर है हमारे पास 8 6 -24, 8 6 -24, ठीक है। जेड तो आपका हमेशा नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। उसके बाद ई सी वेक्टर क्या होगा, तो ई सी वेक्टर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर से सी कोऑर्डिनेट कितना आएगा, सी का कोऑर्डिनेट आएगा वही पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर से -8 और वाई में आएगा पॉजिटिव और जेड आएगा आपका 0। तो इसको जब आप निकालोगे तो ई सी वेक्टर आपके पास 0 0 0 24, तो कितना जाएगा -8 माइनस, है ना, 6 -0 कितना आएगा 6 जे, उसके बाद माइनस का 24 के। सारे वेक्टर सेम ही आएंगे, बस इसमें प्लस माइनस का फर्क है। और ई डी वेक्टर निकालेंगे तो डी क्या आएगा आपके पास, डी का जो है यहाँ पर से वापस लिख देते हैं एक बार, डी आपका कितना आएगा, पीछे की तरफ जाऊँगा -8, ठीक है,
उसके बाद -6 और ये 0, तो अल्टीमेटली फाइनली क्या आएगा अपने पास, वही आ जाएगा -8i कैप, ठीक है, -6j कैप और -24k कैप। तो देखो जेड तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। बाकी देखो इधर इधर जो भी कॉम्बिनेशन थे सारे बन गए, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। एक सेकंड, ये वेक्टर मैंने गलत लिख दिया है, एक मिनट देख लेते हैं। ये वेक्टर जो है इसके कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं अपने पास, ये वेक्टर, ओके, ये वेक्टर जो है मैंने गलत लिख दिया है, ये वेक्टर आपका पॉजिटिव आएगा, ये वाला, ठीक है। आप सही है एकदम हमारे पास, तो इनको आप ऐड कर लो जल्दी से ना, प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। चलो तो इनको ऐड कर लेते हैं। अब ऐड करेंगे ना, देखो यहाँ पर से इनको ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, कुर्बानी होगी, कुर्बानी। किसकी कुर्बानी होगी, तो +8 -8 +8 -8, तो ये वैसे ही सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई। उसके बाद इधर से देखूंगा तो -6 + 6 + 6 -6 सारी कट गई, तो फाइनली आपके पास बचा है k, और सारी वैल्यूज नेगेटिव जुड़ जाएंगे, तो -24 24 24 जोड़ेगा तो आप कितना आएगा, -96k। दिस इज द आंसर। और ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है आपका सी, -96k कैप, ठीक है। वेक्टर्स पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछता तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो -96 से हो जाएगा +96। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल बिटवीन ई ए वेक्टर एंड ई बी वेक्टर। तो ई ए वेक्टर और ई बी वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। तो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, कोसाइन ऑफ थीटा निकाल लो, सबसे बेस्ट तरीका। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, दोनों वेक्टर्स का डॉट डिवाइड में उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, यानी प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन मैग्नीट्यूड का, ठीक है। चलो भाई अगला ई ए वेक्टर ई बी वेक्टर लिखना है। तो पहले पीछे से मैं ये बार बार वेक्टर वेक्टर लिखने में दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, मार्क्स मिलेंगे। तो ई ए वेक्टर हमारे पास कितना है वो देख लेते हैं। ये वेक्टर है हमारे पास 8 - 6 -24 है ना। तो ये वेक्टर अपने पास कितना आ रहा है, अब अपन को डॉट ही तो करना है, -8 +8 आ रहा है, प्लस प्लस आ रहा है, प्लस ये आ रहा है हमारा प्लस। 8, ठीक है। उसके बाद आएगा -6 और जाएगा आपका कितना, -24। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा वेक्टर है कौन सा, ई बी वेक्टर, वो आ रहा है 8 6 -24, ई बी वेक्टर 8 6 और -24। तो इनका आपको कोस थीटा निकालना है एंगल, तो इनवर्स कोस इनवर्स में लिखा पड़ा है, ठीक है। तो यानी कि इनके बीच का एंगल हो जाएगा कोस थीटा बराबर में इन दोनों का आपको क्या करना है सर, डॉट करना है। क्या करना है, डॉट, और डिवाइड क्या करेंगे, किससे करेंगे, इन दोनों के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। कर देते हैं, अभी कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। हाँ जी बताओ, तो जल्दी से डॉट कर लेते हैं। तो देखो डायरेक्टली कर रहे हैं है ना, तो 8 × 8 कितना जाएगा, कर देंगे, प्लस उसके बाद कितना आएगा, -6 × 6। उसके बाद अगला आएगा -24 × -24, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, और डिवाइड में क्या आएगा, इनका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इनका अभी हमने निकाला, सेम ही आ रहा है सबका वैसे, लेकिन एक बार लिख देते हैं। तो 8 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर प्लस में -24 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद दूसरे का भी सेम आएगा, बस साइन का गड़बड़ है, प्लस माइनस का चेंज हो रहा है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो जल्दी से एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा। तो ऊपर आएगा 64, ये बन जाएगा माइनस का 36, उसके बाद हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 576, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं अब यहाँ पर से कितना आएगा, और नीचे ये जो वैल्यू है तो आपने निकाल ही लिए, √676 इंटू में √76 ये आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। तो 64 और 36 को अगर मैं सेपरेट करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा अपने पास 36 72, ठीक है। 72 यानी कि 36 में से आपको घटाना है कितना, 6 और 2 8, 28 आएगा। ये कितना आएगा, 28, वो भी प्लस का। उसके बाद प्लस में 576
और डिवाइड में आ जाएगा कितना 26 इंटू 26 है ना, √26 इंटू √676 26 इंटू 26 हो जाएगा, तो उसको लिखो डायरेक्टली 676 है ना, बाकी ज़रूरत है ही नहीं, डायरेक्ट दोनों के रूट सेम है तो हटा दो ऐसे है ना, मजाक कर रहा हूँ मजाक। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 + 6 आ जाएगा, कितना आएगा है ना 14 का 4, वैसे दिख रहा है कि आपको इसमें आंसर मैच होता हुआ, अभी तो मतलब दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब कटिंग वटिंग हो सकती है, तो चलो 8 + 6 4 हो जाएगा, 1 कैरी तो हो जाएगा कितना 10 0 और ये जाएगा कितना 6404/676। तो देखो ऐसा आंसर आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ काटना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 4 के मल्टीपल उड़ा दो, तो ये जाएगा कितना 4 1 जा 4, कैरी जाएगी 4 5 20, 4 5 1 जा 1, उसके बाद ये कितना आएगा 4 1 जा 4, यहाँ पे 2 बचेंगे 27 हो जाएगा, 4 4 16, 4 5 जा 24 और जाएगा 4 9 36, तो 151/161। अब ये cos थीटा चल रहा है तो इसको उधर भेज दो, ये cos थीटा है तो इसको आप इन्वर्स में कन्वर्ट कर दो, कितना आ जाएगा देख लेते हैं। कर दो इसको इन्वर्स में भेज दो, तो इसका आंसर आएगा डी, कितना आएगा आंसर इसका डी आएगा। ओके सर, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला केस स्टडी क्या है अपने पास, केस स्टडी नंबर 4 पे आ चुके हैं। केस स्टडी 4 क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास केस स्टडी 4 क्या कह रहा है, तो एक इलेक्ट्रिसिटी टावर है जो स्टैंड कर रहा है कहाँ पर, एग्रीकल्चर हॉरिजॉन्टल फील्ड के ऊपर, कहाँ पे कर रहा है एग्रीकल्चर हॉरिजॉन्टल फील्ड पे, एक जो टावर है ना इस प्रकार से स्टैंड हुआ पड़ा है, एकदम देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर से वेरिएबल एक्टिविटीज़ आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं होती है, ठीक है, किसी भी मैनर में। तो अब आपको कंसिडर करना है कि सरफेस ऑन विद द इलेक्ट्रिसिटी टावर स्टैंड्स एज अ प्लेन, यानी यहाँ पर से उस सरफेस पर जिस पर इलेक्ट्रिसिटी टावर स्टैंड हुआ पड़ा है ना वो अपने आप में एक प्लेन है, एक क्या है प्लेन है, ठीक है, जिस पर क्या क्या पॉइंट देखे कि आपको PQRS, तो यानी PQRS आपको पॉइंट दिए हुए हैं। अच्छा PQRS के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, तो P आपके पास कितने रखा है 2 -1 3, उसके बाद R आपको दे रखा है 0 4 1, उसके बाद जो H है हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट 0 -1 2, उसके बाद लास्ट अपने पास जो Q है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 4 1, ठीक है, आई बात समझ में, ये चीज तो गिवन हो गई। अगला क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रिसिटी टावर हाँ इज टाइड विद 3 केबल्स फ्रॉम द पॉइंट्स PQR, यानी कि PQR पे से ऐसे 3 केबल निकली पड़ी, एक केबल ये रही है ना, ये रही केबल, एक केबल ये रही और एक R की केबल है, तो 3 केबल अपने पास, इन पर यहाँ पर से PQR पॉइंट पे वो क्या हो रही है इसके साथ जुड़ी पड़ी है, किसके साथ जुड़ी पड़ी है टावर के साथ, टावर को होल्ड करने के लिए। और जो H है ना, देखो आप H देख रहे हो ना, ये H एकदम परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, सीधा एकदम, ये कितना है इस पर बना रहा है परपेंडिकुलर, ये याद रखना परपेंडिकुलर बना है, एकदम स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट। तो अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर से T पॉइंट है इसके टॉप के ऊपर है, तो यानी कि ये जो पॉइंट T है ना इसके कोऑर्डिनेट आपको कितने रखे हैं, इधर रखे हैं 4 1 और 3, 4 1 3। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टावर टू द हॉरिजॉन्टल फील्ड, यानी कह रहा है आपसे कि ये जो है ना यहाँ पर से T पॉइंट से फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टावर, यानी कि यहाँ पर से टावर के टॉप T है, तो T से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला जाता है कहाँ पर, नीचे की तरफ बेस के ऊपर, तो उसकी आपको वो परपेंडिकुलर की आपको क्या लिखनी है इक्वेशन लिखनी है। तो परपेंडिकुलर लाइन डालूंगा, कहाँ से डालूंगा टावर के टॉप से यहाँ तक बेस तक डालूंगा, तो उसकी आपको क्या लिखनी है परपेंडिकुलर की इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन लिखने के लिए आपको पता है क्या चाहिए, 2 ही केस थे, एक तो आपकी क्या थी, अगर मेरे पास एक पॉइंट है जिससे लाइन पास करी, और एक क्या चाहिए आपको डायरेक्शन। दूसरा क्या होता है कि अपने पास अगर एक लाइन है और उस पर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो आप उससे डायरेक्शन भी निकाल सकते हो और पॉइंट किसी भी एक से पास करा सकते हो। पर याद रखना है कि अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट है, तो अगर आप यहाँ से पास करा रहे हो तो ये डायरेक्शन आएगा, ये पॉइंट यहाँ से पास करा रहे हो तो आपका डायरेक्शन ये बनेगा और उससे पास कराना पड़ेगा, याद रखना है इस चीज़ को ना। तो अब आप मुझे बताओ, अगर आपको ये TH परपेंडिकुलर पता चल गया कि टॉप टावर के टॉप T से बेस H तक ये परपेंडिकुलर बन रहा है TH, तो आपको एक तरह से इक्वेशन ऑफ TH लिखना है। क्या लिखना है आपको, इक्वेशन ऑफ TH। तो मैं अगले पे चलता हूँ एक बार, स्पेस यहाँ पे कम है हमारे पास, 4 1 3 0 -1 2।
तो हमारे पास t के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4 1 3 और हमारे पास h के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 -1 2। ठीक है सर। तो आपको इक्वेशन लिखने के लिए 2 पॉइंट मिल गए लाइन के ऊपर, तो इक्वेशन ऑफ TH लिख दो जो कि परपेंडिकुलर होगा। TH की इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले आप मुझे बताओ क्या चाहिए आपको। अब आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया कि कार्टेशियन निकालना है वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो एक काम कर लेते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले तो इसमें किस पॉइंट से पास कराओगे। तो पॉइंट आप ले लो कोई सा भी, लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ कि जब क्वेश्चन के अंदर पहला पॉइंट लिखा आता है ना तो उसी को आप लो। ठीक है, तो यहाँ पर से पॉइंट कितना आएगा 4 1 3। उसके बाद इसका डायरेक्शन क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइन, है ना, बात एक ही रहता है। डायरेक्शन रेशियोज ही आएंगे यहाँ पर से। अगर डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर का सम अगर वो मैग्नीट्यूड जो है 1 बन जाता है तो वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं। तो यहाँ पर से डायरेक्शन रेशियोज कितने आएंगे, करो भैया, TH पे जा रहे हैं तो TH पे जाएंगे तो बाद वाला माइनस पहले वाला, तो बन जाएगा 0 -4 कितना हो जाएगा -4। उसके बाद अगला क्या आएगा -1 तो हो जाएगा -2। उसके बाद 2 -3 कितना हो जाएगा -1। तो ये आपके पास डायरेक्शन आ गया और पॉइंट आ गया। जब पॉइंट डायरेक्शन आ गया तो लाइन की इक्वेशन खट से लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, पॉइंट x - x1 अपॉन में क्या आता है a, उसके बाद y - y1 अपॉन में b, फिर बाद में आता है z1 अपॉन में c। तो आपके पास ये पॉइंट रहा, ये डायरेक्शन रहा। अब देर करने की ज़रूरत नहीं है। x माइनस पॉइंट अपने पास 4, ठीक है, अपॉन में डायरेक्शन कितना जाएगा, a की वैल्यू -4, बराबर में y माइनस में y1 कितना जाएगा 1, और यहाँ पर से डायरेक्शन आ गया -2। उसके बाद z माइनस में पॉइंट आ गया कितना 3, अपॉन में डायरेक्शन कितना गया -1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, वो कि परपेंडिकुलर टावर के टॉप से बेस तक। ठीक है, इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में भी कर सकते हो, ये तो कार्टेशियन फॉर्म ही है। वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो। कैसे करोगे, ये आपका पॉइंट हो गया, ये आपका डायरेक्शन हो गया, बस इसमें IJK लगा दो, इसमें IJK लगा दो, लैम्बडा के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो वो भी मैं लिख देता हूँ। चलो, R वेक्टर बराबर में पॉइंट अपने पास कितना है 4 i कैप, प्लस में 1 को तो लगाते नहीं है j कैप, प्लस में 3 k कैप, उसके बाद प्लस लैम्बडा, है ना, स्केलर कोई भी कांस्टेंट आएगा। उसके बाद इसमें लगा दो -4 i कैप, डायरेक्शन दे दो उसको -2 j कैप, और ये जाएगा -k कैप। ठीक है, तो ये आपके पास हमारे पास वेक्टर फॉर्म में भी आ गई। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। तो डिस्टेंस निकालनी P और Q में, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सिंपल सा छोटा मोटा बच्चों वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ P और Q के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, रहा Q, है ना, वापस दूर नहीं जाना। तो PQ के बीच में निकालने तो पहले PQ वेक्टर निकालना पड़ेगा। कितना आएगा PQ वेक्टर, निकालो। बाद वाला मैं इसमें ला दो 0 -2 i कैप, उसके बाद 4 -1, है ना, 4 माइनस कितना जाएगा +1। देखो अब मैं वेक्टर निकाल रहा हूँ, बाकी कुछ लोग सोचेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो डिस्टेंस का, है ना। क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, उसका प्लस करके रूट ले लो। तो एक काम कर लेते हैं, मैं उसी से कर लेता हूँ। काहे का वेक्टर निकाले, पूछा ही नहीं है तो फालतू क्यों देना, जब पूछा ही नहीं है तो काहे को फालतू दूँ। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर से PQ डिस्टेंस निकाल दो। तो कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर बाद वाला माइनस, यानी x2 - x1 0 -2 का स्क्वायर, उसके बाद इधर आएगा 4 माइनस कितना जाएगा +1 का स्क्वायर, उसके बाद लास्ट आएगा यहाँ पर से 1 - 3 का स्क्वायर। कर लेते हैं जल्दी से, कितना जाएगा -2 का स्क्वायर 4 बनेगा, ये कितना बनेगा 5 का स्क्वायर 25 बनेगा, और ये कितना बनेगा -2 का स्क्वायर फिर से बनेगा 4। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 25 + 4 29 + 4 कितना जाएगा 33। इसका आंसर कितना आएगा, रूट में 33 यूनिट्स आ जाएगा। ओके, क्लियर, सिंपल है ना एकदम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, यहाँ पर से पॉइंट्स दे रखे हैं PQR। अगर मेरे पास जो ये पॉइंट्स है ना PQR, उनको मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, वायर से। तो वायर से कनेक्ट करने के बाद 3 पॉइंट है, तो क्या बन जाएगा आपका ट्रायंगल। तो वो आपसे पूछ रहा है कि जो ट्रायंगल बन रहा है उसका आपको क्या बताना है, उसका एरिया बताना है। क्या बताना है सर, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पर से PQR ट्रायंगल फॉर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से P के कोऑर्डिनेट कितने, ये दे रखा है 2 -1 3, उसके बाद Q के कोऑर्डिनेट क्या है 0 4 और ये 1। R के कोऑर्डिनेट कितने, R है अपना 2
1 -1। ठीक है, तो आपको पी क्यू आर का क्या निकालना है, ट्रायंगल। अब देखो सिंपल चीज़ है, हमारे पास जो है अब अपने पास है ये एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे, क्योंकि अगर आपके पास दो लगातार एडजेसेंट वेक्टर्स हैं तो उनका अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो कुछ नहीं करना, दो एडजेसेंट साइड्स के जो वेक्टर है ना, उन साइड्स के एडजेसेंट साइड्स के जो वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके उनका मैग्नीट्यूड लेके हाफ ले लो, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू एडजेसेंट साइड्स वेक्टर। क्लियर है, यहाँ पर से कोई सी भी ले सकते हो आप, पी क्यू पी आर ले लो, क्यू आर क्यू पी ले लो, कोई भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर से कौन सा ले रहा हूँ, क्यू पी और क्यू आर। तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बताओ मुझे, तो आप क्या बोलोगे कि हाफ ऑफ में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड्स कौन सी, एक तो आएगी क्यू पी वेक्टर, इधर से क्यू पी वेक्टर आएगा, इधर से क्या आएगा, क्यू आर वेक्टर। तो आपको इनका क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है सर, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है, तो आ जाते हैं आई जे के। चलो यहाँ से इधर निकाल लेते हैं, क्यू पी वेक्टर क्रॉस क्यू आर वेक्टर, फिर इसकी वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे। जल्दी से रख लेते हैं आई जे और ये के। यहाँ से बताओ कितना कितना क्या आएगा, तो आई जे के में पहला क्यू पी वेक्टर, तो इसका मतलब पहले क्यू पी वेक्टर तो निकालना पड़ेगा। तो इधर से क्यू पी वेक्टर कितना आ रहा है वो निकाल लेते हो। क्यू पी वेक्टर कितना आ रहा है, तो क्यू पी वेक्टर कैसे निकालेंगे, बाद वाला माइनस पहले, तो 2 - 0 2 आई कैप, उसके बाद आ जाएगा -1 -4 तो हो जाएगा माइनस का 5 जे कैप, उसके बाद आएगा 3 - 1 कितना जाएगा, प्लस का 2 के कैप, हो गया। उसके बाद अगला अपने पास कौन सा है, क्यू आर वेक्टर। तो क्यू आर वेक्टर निकाल लो, कितना जाएगा, क्यू आर वेक्टर जाएगा हमारे पास कितना, बाद वाला मतलब 2 - 0 2 आई कैप, उसके बाद इधर से आ जाएगा 1 - 4 -3 जे कैप, और क्या आ जाएगा -1 तो जाएगा माइनस का 2 के कैप। तो अपने पास दोनों वेक्टर्स आ चुके हैं। और इन वेक्टर्स का जो पहला वाला है क्यूब वेक्टर, उसके स्केलर कंपोनेंट्स रख दो 2 - 5 2, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले के 2 - 3 -2, ये तो आसान चीज़ें हैं अब आपके लिए ना। तो चलो जल्दी से निकाल लेते हैं इसका क्या आएगा। तो यहाँ पर से पहला आई कैप आएगा, उसके बाद माइनस जे कैप आएगा, उसके बाद आएगा अपना प्लस बाहर के कैप, ठीक है। तो चलो जल्दी से क्या आ रहा है, देखो इसको इससे हटाओ तो ये जाएगा कितना, माइनस माइनस का ये बन जाएगा 10, फिर जाएगा माइनस और -6, तो 10 माइनस कितना जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, नहीं जाएगा। देखो ये 10 आएगा, फिर माइनस, फिर ये -6 आएगा, 10 -6 कितना आएगा, 10 + 6 16। इधर से जे कैप का क्या जाएगा, तो ये जाएगा माइनस का 4 और ये जाएगा कितना, -4 और 2 2 जा -4, तो माइनस का 8, ओके। उसके बाद के कैप का कैसे आ जाएगा, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, -10, और बीच में एक और माइनस, तो -6 फिर -10, तो -6 + 10 कितना जाएगा, 4 के कैप, यही आएगा ना हमारे पास। देखो एक बार फिर चेक कर लेते हैं, माइनस का 6, ठीक है, फिर माइनस, फिर माइनस का 10, तो 10 - 6 कितना जाएगा, प्लस का 4, क्योंकि प्लस का 10 वैल्यू बड़ी है। तो जल्दी से अब इनका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकाल ले। चलो एक बार इसको पूरा सही से लिख लेते हैं, 16 आई कैप, यहाँ से जाएगा 8 जे कैप प्लस में 4 के कैप, आ गया। अच्छा, तो चलो अपने पास वेक्टर आ गया है क्रॉस प्रोडक्ट का, क्यू पी वेक्टर क्रॉस क्यू आर वेक्टर आ चुका है। तो अब आप सीधा सीधा सा आपको सीधा मैग्नीट्यूड लिखना है इसका। और मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है आपको सबको पता है, तो हाफ ऑफ में, है ना, हाफ ऑफ में कितना, क्यू पी वेक्टर क्रॉस क्यू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट के अंदर कर दो सीधा सीधा, 16 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 8 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। तो यानी कि हाफ ऑफ में अंडर रूट मतलब 16 का स्क्वायर 256 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर से कितना बन गया, देखो हाफ ऑफ में कितना आ गया, कर लो इनको ऐड, कितना जाएगा 256 प्लस में ये हो जाएगा 80, तो हाफ ऑफ में इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 13 336। अब 336 को आप फैक्टराइज कर लो, कितना आएगा, तो एक काम करते हैं इधर कर लेते हैं, 336 को कर लेते हैं थोड़ा फैक्टराइज। तो यहाँ नहीं कितने से जाएगा, 4 से करो डायरेक्टली, 4 से जा रहा है तो 4 से कर लेते हैं, कितना आएगा, 4 7 28, 4 8 32, 4 4 16। उसके बाद 4 से जाएगा, 4 2 1, तो ये 27 है, 3 7 और 7 1। देखो यहाँ पर से 4 4 के 2 पेयर बन गए, इसका मतलब यहाँ पर से अंडर रूट से बाहर जाएगा कितना, 4, और यहाँ पर रह जाएगा सीधे रूट में कितना, ये 3 और 7 तो पेयर बना ही नहीं, तो क्या जाएगा 21। तो इसको काट दो तो आंसर कितना जाएगा, 2 अंडर रूट में 21 यूनिट स्क्वायर
ठीक है, ये इसका आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीज़? देखो आसान था ना, सिंपल सा एप्लीकेशन पर बेस्ड था। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर जल्दी से ना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर जो कह रहा है चेक द पॉइंट्स पी क्यू आर, ये आपका क्या है, कोलिनियर है या नहीं है। देखो कोलिनियर और जो पिछला क्वेश्चन हमने करा था ना, वो एक दूसरे से देखो रिलेट कर रहे हैं। हमने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर सर पी क्यू आर जो है उसका एरिया ही तो निकाला था, ट्रायंगल जो बन रहा था, हाँ या ना। अब आप बताओ यहाँ पर से कोलिनियर का मतलब क्या है, पहले तो बताओ भाई। अगर ट्रायंगल बन गया, उसका एरिया निकाल लिया और एरिया जो आपका आया था वो नॉन जीरो आया, तो अगर एरिया नॉन जीरो आया इसका मतलब क्या है, यहाँ पर से उसका जो पॉइंट्स हैं वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, और ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं इसका मतलब वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे। तो एक तरह से इसका आंसर तो वैसे ही पता चल गया हम लोगों को कि पी क्यू आर कोलिनियर होंगे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर से सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा जो है ना पी क्यू आर का, वो सर कितना है, वो आपका हमने निकाल लिया नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर तो डेफिनेटली नहीं होंगे। तो इसलिए का मतलब आपको समझ में आया, हमको चेक कैसे करना होता। अगर हम बिना ट्रायंगल का एरिया पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं निकाला होता तो कैसे चेक करेंगे, तो आपको चेक ऐसे ही करना है। यहाँ पर से सीधा सीधा पॉइंट्स है ना, सबसे आसान तरीका यही है, क्लास 10 में यही था, लेकिन अब 3D में आ गए हैं तो यहाँ पर से अपना वेक्टर फॉर्म आ गया क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा। क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालो उसका हाफ ले लो तो बराबर जीरो के आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो समझ लो वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। काफ़ी तरीके हैं, 5-6 तरीके होते हैं कोलिनियर प्रूव करने के, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो कर दो। ठीक है ना, क्यों होता है ऐसा पता है आपको? ये ट्रायंगल है मान लो पी क्यू आर, तो आप सोचो अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर से पी क्यू आर कोलिनियर है, तो ये पी पॉइंट कहाँ पे आने की कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा यहाँ पर से किसके ऊपर, इस क्यू आर के ऊपर। जैसे जैसे नीचे आएगा ट्रायंगल छोटा 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 एक समय छोटा होते होते इधर आते होते क्या हो जाएगा, ट्रायंगल खत्म हो जाएगा। ट्रायंगल खत्म हो गया तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है ना। बाकी बहुत तरीके हैं, देखो यहाँ पर से अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर से 3 पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल मान लो पी क्यू आर। अब मुझे नहीं पता कौन किधर है कौन किधर है, पर मैंने मान लिया कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है, को मतलब साथ, लीनियर मतलब लाइन पर। तो कोलिनियर का मतलब होता है जब पॉइंट्स क्या होते हैं, साथ होते हैं एक ही लाइन के ऊपर। तो इसको प्रूव करने का 10वीं क्लास में मेथड सीखा है, इवन हम लोगों ने 12th में भी पढ़ा है। यहाँ पर से पी क्यू प्लस क्यू आर, दो छोटी डिस्टेंस जो है उनका सम करने के बाद अगर वो बड़ी वाली डिस्टेंस के बराबर जाता है तो इसका मतलब वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। अब ये 10वीं क्लास में पढ़ा था, लेकिन अब हम यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, भैया पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, क्यू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, और पी आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया इन दोनों का सम, तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। एक तरीका तो ये है सबसे आसान वाला, सबसे आसान वैसे ट्रायंगल वाला था। उसके बाद नंबरिंग कर दो। उसके बाद अगर मैं बोलूँ आपसे एक तरीका और ये भी है कि आप है ना इनके बीच का एंगल देख लो। अगर मैं आपसे बोलूँ भाई पी क्यू वेक्टर और क्यू आर वेक्टर, ठीक है, पी क्यू वेक्टर और क्यू आर वेक्टर, तो पी क्यू वेक्टर ये हो जाएगा आपके पास, पी क्यू वेक्टर हो जाएगा आपके पास ये वाला, ठीक है। और दूसरा आपके पास कोई सा भी एक वेक्टर ले लो, अब आप पी आर लो क्यू आर लो, एक ही बात है। तो मान लो आपने यहां पर से लिया क्यू आर वेक्टर ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये दोनों वेक्टर जो है मैंने लिए उनका डायरेक्शन क्या है, सेम है। डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर डायरेक्शन सेम है तो वो जो वेक्टर्स होंगे ना वो क्या होंगे, पैरेलल बोल लो या कोलिनियर बोल लो। वेक्टर की फॉर्म में कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर एक ही बात होती है, मतलब इनके बीच में जो एंगल बनेगा ना वो एंगल कितना हो जाएगा सर, एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री अगर एंगल आता है तो यानी वो वेक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, और पैरेलल को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। लेकिन यहाँ पर वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूव नहीं करना, किसको करना है, पॉइंट्स को। अगर पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो बेसिक सी बात यह है कि जब आप सोचो कि पी क्यू वेक्टर है ना, और यहाँ पर से आपने प्रूव कर दिया कि पी क्यू वेक्टर है ना क्यू आर वेक्टर के क्या है, पैरेलल आ गया। क्या आ गया सर, पैरेलल आ गया। कैसे करोगे, एंगल निकाल लो, एंगल कितना जाएगा 0 डिग्री। या फिर आप प्रोपोर्शनल भी चेक कर सकते हो, कैसे करते हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2, यानी कि यहाँ पर से पी क्यू वेक्टर और क्यू आर वेक्टर है, उनके जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे ना उनका आप प्रोपोर्शनलिटी देख लो कि भाई तीनों के रेशियो सेम आ रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो स्केलर कंपोनेंट फॉर्म और नॉर्मल वेक्टर फॉर्म है, अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर से मान लो कि आपने प्रूव कर दिया है, तो उसके बाद यहाँ पर से ये चीज़ देखो कि आप ये समझो कि एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, और दूसरा वेक्टर क्या है, ऐसा है, तो ये भी पैरेलल है, हाँ या ना, पैरेलल है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर से एक ऐसा पॉइंट है जो इसमें और इसमें कॉमन है, तो आप कुछ बताओ ये वाला पॉइंट अगर इसके साथ कॉमन आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट क्यू है और ये भी क्यू है, तो ऐसा थोड़ी है कि क्यू पॉइंट दो अलग जगह घूम रहे हैं।
तो इसका मतलब मैं इसको क्या लेके आऊँगा, नीचे। तो आप सोचो पैरेलल होने के बाद अगर पॉइंट एक कॉमन आ जाएगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो समझ जाओ कि ये अपने आप में एक लाइन पे आ चुके हैं। लाइन मतलब कोलिनियर पॉइंट्स बन चुके हैं। क्लियर, मेरी बात समझ में आई आपको? यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्यू आर वेक्टर इधर होगा तो नीचे आ जाएगा और मैच हो जाएगा, मैच हो जाएगा तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएंगे, मतलब पैरेलल भी हो जाएंगे, साथ के साथ कॉमन पॉइंट क्यू आने से अपने आप में एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो ना। बेस्ट तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो 0 डिग्री, खत्म कहाँ। तो अगला केस स्टडी देखते हैं, केस स्टडी नंबर 5 क्या कह रहा है देखें। चलो, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर्स विच आर लेड डाउन इन विंटर्स आर स्ट्रेच टाइटली टू अकोमोडेट एक्सपेंशन इन समर्स। मतलब आप लोगों ने देखे होंगे ना, बिजली के तार होते हैं उनको थोड़ा लूज छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? ताकि वो समर्स में एक्सपेंड होते हैं, तो उससे क्या है, वायर स्ट्रेच होकर टूट ना जाए, इसलिए। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें फिगर दिखा रखा है, डायग्राम देख के आप थोड़ा आइडिया कर सकते हो। वैसे तो आपने खूब देखे होंगे तार तार। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि दो ऐसे वायर्स हैं वो इस लाइन्स के फॉर्म में। तो लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है L1 L2। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इन लाइन की सुंदरता चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर से इनकी फॉर्म सही है या नहीं है। तो बिल्कुल देखो, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो है ना उनके 1 है, इधर भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर से इसका पॉइंट अगर मैं पूछूंगा तो कितना है, किस पॉइंट से पास हो रही है, -1 3 -2, और ये किससे पास हो रही है, 0 7 -7। ओके, और इसका डायरेक्शन रेशियो नीचे लिखे पड़े और इसका डायरेक्शन रेशियो नीचे लिखे पड़े। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2। तो L1 L2 के बीच का एंगल से निकालना, क्या दिक्कत आ रही है। तो लाइंस के बीच के एंगल की मैं बात कर लेता हूँ। तो लाइन जो है अपने पास अगर दो आएगी, उनके बीच का एंगल अपने पास ये भी हो सकता है, ये दोनों वर्टिकल पॉइंट से बराबर होते हैं, और ये वाला भी हो सकता है। तो आप बोलोगे कौन सा वाला बताना है। तो नॉर्मली जब हम बोलते हैं ना एंगल्स की वैल्यू बताओ, तो हम एक्यूट एंगल की बात करते हैं। और एक्यूट एंगल का मतलब है कि जो भी एंगल आएगा ना, दो ही तो एंगल बनते हैं, या तो एक्यूट बनेगा ऑब्टूस बनेगा। अब एंगल एक्यूट ही बताना होता है आपको ना, जब तक पूछे ना। ठीक है, और एंगल्स जो होता है लाइंस के बीच में, तो आपको पता है लाइन का खुद का कुछ नहीं होता। हम लोग को बेसिकली क्या करना है, दो लाइंस के डायरेक्शन के बीच का एंगल पता लगाना। और डायरेक्शन के बीच का एंगल निकालने के लिए आपको सबसे आसान तरीका क्या होता है, कोस थीटा निकाल दो। कोस थीटा बराबर क्या होता है, दोनों वेक्टर्स यानी उनके डायरेक्शंस का डॉट डिवाइड में उन दोनों डायरेक्शंस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, ये करना है। जल्दी से आ जाते हैं यहाँ पर से लाइंस L1 L2 के बीच का क्या निकालना है आपको, एंगल। तो मैं कोस थीटा बराबर लगाऊंगा। और क्या है कि इसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, तो हम क्या लगा देते हैं, मोड, ताकि हम एक्यूट एंगल के लिए निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर से इसके डायरेक्शंस का डॉट कर दो डायरेक्टली। तो 3 × में डायरेक्शन का ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2, उसको प्लस कर दो। तो 3 × -1 हो जाएगा ऊपर। उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या आएगा, -2 × में कितना जाएगा, 3। उसके बाद -1 × में कितना जाएगा, -2। ठीक है, नीचे क्या आएगा, इन दोनों को मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, चलो, तो कितना आएगा देखिए, 3 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर आ गया। इधर कितना आएगा, इधर आएगा -1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर। ओके, मोड बंद कर दो। तो कोस थीटा बराबर में कितना आ गया है, ऊपर आ गया है -3, इधर आ गया है कितना, -6, इसमें आ जाएगा +2। नीचे कितना आएगा सर, नीचे आएगा यहाँ पर से सिंप्लीफाई करके 9 + 4 + 1, ये जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, √14। इधर भी सेम ही वैल्यू है, 9 + 4 + 1 कितना जाएगा, √14 आ गया है। तो कोस थीटा बराबर में कितना हो गया है, ये हो गया है -3 -6 कितना हो जाएगा, -9 + 2 यानी कितना हो जाएगा, -7/14। तो इसका मतलब इसको काट देंगे तो कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, -7/14 कितना हो जाता है, ये हो जाता है -½ और मोड के कारण ये -½ बन जाएगा +½ अब आपको सोचना है कि कोस कितने पर हाफ देता है। तो थीटा बराबर में कोस इनवर्स हाफ लिख दो, और कोस इनवर्स हाफ डायरेक्टली आप सोल्व भी कर सकते हो। कितना होता है सर, ये होता है यहाँ पर से हाफ कितने पे आता है, हाफ आता है हमारा π/6। तो कितना एंगल बन गया दोनों लाइंस के बीच में, थीटा चल रहा है π/6। आगे समझ में, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस L1 एंड L2। यानी आपको लाइंस L1 और L2 का क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, निकाल देते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर से आप मुझे बताओ कि सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि जब मुझे इंटरसेक्शन निकालना होता है
तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि आपको क्या करना है, दोनों के ऊपर एक ऐसा कॉमन पॉइंट ढूंढना है जो इसको सेटिस्फाई करे। अब वो पॉइंट जो है वो कौन सा होगा मुझे नहीं पता, तो हम लोग क्या मानेंगे, आर्बिट्ररी कोई ना कोई पैरामीट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। देखो XYZ लेना बेकार रहेगा, तो हम यहाँ पर से दोनों के ऊपर एक आर्बिट्ररी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेंगे। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है वो अपन लोग पहले भी देख चुके हैं, अब की बार क्वेश्चन ही आ गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर से दोनों किसी न किसी के बराबर होंगे। तो मान लेते हैं एक लैम्बडा के बराबर चल रहा है और ये चल रहा है किसके बराबर, म्यू के बराबर। ठीक है जी। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी डायरेक्टली जल्दी से निकालें, तो 3 लैम्बडा, इसको उधर भेज दो, इन दोनों को हर एक को इक्वेट कराओ लैम्बडा के। तो x+1/3 बराबर लैम्बडा होगा, तो 3 लैम्बडा और -1 कितना आ गया, 3 लैम्बडा -1। इधर से y की वैल्यू कितनी आएगी, तो सोचो -2 लैम्बडा हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या जाएगा +3, तो इसका मतलब कितना जाएगा 3 - 2 लैम्बडा। ठीक है, उसके बाद इधर कितना आएगा, तो इसको करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस लैम्बडा और उधर जाके जाएगा -2, तो माइनस लैम्बडा -2। तो इसका मतलब इस पर जो पॉइंट आ रहा है इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, आर्बिट्ररी कोऑर्डिनेट, वो आ गए 3 लैम्बडा -1, 3 - 2 लैम्बडा -2। ठीक है, ऐसे इसके ऊपर निकालो जल्दी से। तो इधर से क्या आएगा, देखो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का म्यू आ गया सीधा, ये तो उधर से इधर की कितनी आएगी y की वैल्यू, तो इसको इक्वेट कराओ 3 म्यू। ठीक है ना, इधर आ जाएगा कितना +7। उसके बाद z की वैल्यू कितनी आएगी, तो इधर से -2 म्यू और -7, तो यानी -2 म्यू और -7। तो इसका मतलब इस पर जो आर्बिट्ररी कोऑर्डिनेट है उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कितने आ गए, तो ये आ गया -μ 3 म्यू +7 और इधर से आएगा -2 म्यू -7। ठीक है सर। अब ये दोनों के दोनों पॉइंट्स अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे XYZ वो सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर से जल्दी से इक्वेट करा दे। तो इसका मुझे बताओ कि यहाँ से पहला x कोऑर्डिनेट इसके बराबर करा देते हैं, तो 3 लैम्बडा -1 बराबर में कितना जाएगा -μ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से क्या आएगा 3 - 2 लैम्बडा बराबर हो जाएगा कितना, इसके बराबर में 3 म्यू +7। ओके सही है ना, कोई दिक्कत है नहीं अपनी। चलो उसके बाद अगला आ जाएगा कितना, माइनस लैम्बडा -2 बराबर -2 म्यू -7। तो अपने पास थोड़ी सुंदर बना लेते हैं इक्वेशन को। तो मेरे ख्याल में देखो अब आपके पास है ना 3 इक्वेशन और 2 वेरिएबल, तो आप कोई सी भी 2 इक्वेशंस को यूज़ करके लैम्बडा म्यू की वैल्यू निकाल लो, और वो लैम्बडा म्यू की वैल्यू तीसरे में सेटिस्फाई करेगी, तो उसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यानी लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी। और अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन क्योंकि वो पूछ रहा है तो हम लोग चालाकी लगाएंगे, यहाँ करना ही पड़ेगा, पर मैं चेक भी कर लेंगे अपन लोग, है ना। चलो तो यहाँ पर से 3 लैम्बडा -1 = 2 म्यू। अब आप एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, जो मर्जी। तो पहले थोड़ा सुंदर बना लेते हैं इन इक्वेशंस को। तो एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं पहले सुंदर। इसमें से मैं म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आराम से हो जाएगा। तो इधर इसको भेज देते हैं, कितना जाएगा, म्यू इधर आएगा तो ये बन जाएगा -3 लैम्बडा और प्लस का 1। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा हमारे पास, इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। ये बनेगा आपका 2 लैम्बडा उधर जाके और प्लस का 3 म्यू, और इधर जाएगा ये वाला। यहाँ पर से मुझे बताओ इधर जाएगा ये, इसको इधर भेज दो, तो 7 से कितना जाएगा, +4 बराबर 0। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद इधर से क्या बनेगा, इधर से हमारे पास एक काम करते हैं, इसको उधर भेज दे, तो माइनस लैम्बडा उधर जाएगा, प्लस लैम्बडा बनेगा, और यहाँ पर से -2 उधर जाएगा, तो कितना बन जाएगा, +2। तो -7 + 2 कितना हो जाएगा, -5 बराबर 0। तो अपने पास ये 3 इक्वेशन तैयार है। अब इन 3 में से बेस्ट रहेगा कि मैं एक काम कर लेता हूँ, एलिमिनेशन लगाने की जगह म्यू की वैल्यू डायरेक्ट इधर ही डाल देते हैं, है ना। म्यू की वैल्यू क्या डाल देते हैं डायरेक्टली इधर। तो म्यू की वैल्यू देखो इधर से क्या आएगी, तो इस म्यू की वैल्यू को मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर से इधर लिख लेते हैं इसको, कितना बन रहा है देखो, यहाँ पर से मेरे पास जो है ना लैम्बडा -2 म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, -3 लैम्बडा +1। ठीक है, उसके बाद माइनस का 5 और उसमें चल रहा है -5 बराबर 0। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू अब आपके पास आ जाएगी। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको कितना जाएगा, माइनस माइनस कितना जाएगा, प्लस का 6 लैम्बडा, और इधर जाएगा -2 -5। ठीक है, ये कितना बन गया, ये बन गया 7 लैम्बडा, और इधर से -7 उधर जाके क्या बन जाएगा, +7। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई है, लैम्बडा आ गया आपके पास सुंदर सा 1 आ गया। अब लैम्बडा 1 आ गया तो इसमें से फर्स्ट इक्वेशन ले लो और फर्स्ट इक्वेशन से म्यू निकाल लो। तो फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास जो म्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, इसमें रख दो वैल्यू -3 × 1 प्लस में 1। तो ये कितना जाएगा, -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2। तो म्यू और
लैम्बडा की वैल्यू हो गई। अब आप एक बार तीसरे में चेक भी कर लो पुट करके ना, सब्स्टिट्यूशन करके देख लेते हैं। तो लैम्बडा 1 है तो ये बनेगा 2, ये बनेगा -2, तो 2 + 4 बनेगा 6 और 3 × -2 बनेगा -6, तो -6 + 6 कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है, कोई से भी एक के अंदर आप इसमें रख दो वैल्यू, तो किसी में रख दो। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसमें रख लेता हूँ, लैम्बडा की वैल्यू आराम से मुझे पता है वैल्यू 1 है, तो इसमें रख दो 3 × कितना जाएगा 1 - 1, ठीक है। उसके बाद इतना आ जाएगा 3 - 2 × 1, इसके बाद इतना यहाँ पे कितना आएगा -1 - 2, तो ये बन गया आपका कोऑर्डिनेट। तो 3 - 1 कितना जाएगा 2, इधर आएगा 3 - 2 1, इधर कितना जाएगा -3, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पर से कट करेगा, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव वाला एमसीक्यू नहीं है, ओके। तो अगला केस स्टडी देखते हैं, केस स्टडी नंबर 6 क्या कह रहा है। देखो सबसे पहले तो इसको एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा सेट करते हैं ऊपर, जगह चाहिए मुझे, है ना जगह। चलो तो यहाँ पर से पढ़ते हैं क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। यहाँ पर से कह रहा है कि द इंडियन कोस्ट गार्ड ICG वाइल पेट्रोलिंग, यानी कि वो पेट्रोलिंग कर रहे थे ना, ध्यान रख रहे थे, देख रेख कर रहे थे, तो उन्होंने एक सस्पिशियस बोट देखी ना, संदिग्ध बोट देखी, जिसमें 4 आदमी है ना। देवर नो वे लुकिंग, वो फिशरमैन जैसे मछुआरे जैसे नहीं लग रहे थे। द सोल्जर्स वर क्लोजली ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ द बोट फॉर एन अपोजिट टू सेज द बोट, मतलब कि सोल्जर्स क्या है उसको लगातार ध्यान रख रहे थे ताकि उसको जब्त कर सके, किसको, बोट को, यानी पकड़ सके उनकी। दे ऑब्जर्व डेट, उन्होंने देखा कि बोट है ना किसी प्लेनर सरफेस चल रही है। प्लेनर सरफेस का मतलब है पानी है, प्लेनर सरफेस एक प्लेन हो गया एक तरह से, उस पर बोट लगातार चल रही है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर, यानी जो हेलीकॉप्टर दिख रहा है ना आपको, इसकी जो पोजीशन है ना वो आपको दे रखी है ए कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट के हिसाब से कितना 452, और यहाँ पर से एंड बी, ये किसकी दे रखी है, बोट की दे रखी है, कितनी, ये बी की पोजीशन दे रखी है 1 2 3, ओके। तो यानी आपसे कह रहा है यहाँ पर से पहला क्वेश्चन, सोल्जर डिसाइडेड टू शूट द बोट एट गिवन इंस्टेंट टाइम वेयर द डिस्टेंस मेजर इन मीटर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस दैट बुलेट्स हैज टू ट्रेवल। तो मान लो यहाँ पर से सोल्जर ने सोचा कि इस बोट को शूट करते हैं, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर से उस टाइम पे जब शूट करने की कोशिश करी तो बुलेट को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी शूट करते हुए, था सिंपल सा। अब ये मत बोलना इसमें फिजिक्स मत लगाना, सर क्या पता बोट कौन सी वाली है, बोट के बाहर मारनी है कि बोट के अंदर मारनी है, उससे डिस्टेंस बदल जाएगी, इतना दिमाग नहीं लगाना। आपको समझना है कि बोट को शूट करना है तो यहाँ से हेलीकॉप्टर से चल रही है ना, तो हेलीकॉप्टर मतलब इस पोजीशन से चल रही है और यहाँ तक जा रही है, तो बेसिकली आपसे वो पूछ रहा है ए बी डिस्टेंस कितनी होगी, क्या पूछ रहा है ए बी डिस्टेंस कितनी होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा, तो ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। तो आपका फॉर्मूला पता है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर प्लस करके रूट लेना। तो यहाँ पर से ए बी निकालने, तो 1 - 4 या 4 - 1 कुछ ही कर लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आगे पीछे कर लो फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। उसके बाद 5 - 2 कितना हो जाएगा वो निकाल देंगे। उसके बाद अगला आएगा यहाँ पर से 2 - 3 3 - 2 एक ही बात है ना, किसी को भी आगे पीछे करो क्योंकि स्क्वायर है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर के ऊपर। अब यहाँ पर से कितना आएगा 4 - 1 3 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इधर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, इधर कितना आ जाएगा 3 - 2 1, तो ये कितना आंसर आ गया 9 + 9 18 + 1 कितना आ गया रूट में 19 यूनिट्स, यानी कि बुलेट को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा रूट 19 यूनिट। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इट द स्पीड ऑफ बुलेट, यह कहनी कह रहा है कि जो बुलेट की स्पीड है ना 45 मीटर पर सेकंड होती है, क्या होती है बुलेट की स्पीड 45 मीटर पर सेकंड है, शूं से जाएगी। तो ये कितना टाइम लगेगा बुलेट को बोट को हिट करने में जब शॉट फायर्ड हुआ, जैसे गोली चली ना तो इस स्पीड से गोली निकली, ऐसे तुरंत से गोली निकली, तो वो बोट को कितने टाइम में हिट कर जाएगी। अब देखो अपन लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला है कि बोट और वो जहाँ से गोली चली है उनके बीच में जो बुलेट को डिस्टेंस ट्रेवल करनी है ना, तो मान लो कि बुलेट ऐसे गई, ऐसे बुलेट शूं गई, तो ये बुलेट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, अभी निकाला हमने रूट 19, और उसकी स्पीड दे रखी, स्पीड कितनी रखी, इसकी स्पीड दे रखी है आपको कितनी 45 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछ रहा है ये टाइम बता दो कितना होगा, क्या बता दो टाइम। तो टाइम कैसे निकलता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन क्या स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है अपने पास रूट 19 और स्पीड कितनी है 45, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल चीज़ है।
अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, हेलीकॉप्टर और बोट है, वो उनकी डायरेक्शन मैंने आपको लोकेशन दे ही रखी है। चलो तो कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने किसके, एक लाइन के जो पास कर रही है इन दोनों हेलीकॉप्टर और बोट की पोजीशन से। मतलब मान लो कि अपने पास एक लाइन ऐसे है ना, इस पर ए है, तो पहले उसने हेलीकॉप्टर लिया है, तो देखो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको आंसर्स एकदम सही चाहिए, मैच कराने हैं ना, तो आप यहाँ पर से पहले वाले पॉइंट को लिया करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक लाइन पर अगर ए और बी पॉइंट लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके डायरेक्शन कोसाइन बताना है। अब देखो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है किसका, आपका जो डायरेक्शन रेशियोज आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं ना वही आपके डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं। तो जल्दी से यहाँ पर से पहली चीज़ तो ए बी वेक्टर निकालो, बी वेक्टर निकालो। अब आपको पता है लाइन है तो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन 2 होते हैं, तो दोनों आंसर दे सकते हो आप, बाद में प्लस माइनस लगा देना, ठीक है। बाकी नॉर्मली एक ही आंसर थ्रो कर देते हैं। और मैं आपको बोलूँगा कि जो पहला पॉइंट होता है ना, ए से बी ही जाया करो, ज़्यादातर हम लोग 99% ऐसे ही करते हैं। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा बताओ, क्योंकि लाइन का खुद का कुछ नहीं होता, डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन क्या है, ए बी है ना, डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। तो डायरेक्शन का ए बी का वेक्टर का बताओ डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 1 - 4, उसके बाद 2 - 5, इसके बाद जाएगा 3 - 2, तो कितना जाएगा 1 - 4 कितना हो जाएगा, 1 - 4 हो जाएगा -3, 2 - 3 हो जाएगा -3, और ये जाएगा कितना 1। तो ये आ गया डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो आ गया तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, क्या दिक्कत आ रही है, ऊपर इसको डिवाइड कर दो, -3 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद दूसरा जाएगा -3, यहाँ पर आएगा कितना -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। फिर तीसरा आएगा 1 में सेम है नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो कितना आ गया देखो, -3 में ये 9 + 9, ये तो अभी निकाला हम लोगों ने, 18 + 1 √19। उसके बाद दूसरा कितना आएगा -3 में √19, इधर भी कितना आएगा 1 में √19। तो ये इसका आंसर है। तो इसमें अगर आप प्लस, ये तो प्लस वाला फॉर्म है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नया जाएगा, तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, किसी के ऊपर भी नहीं है, आप दोनों लिख सकते हो, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा 3/√19, 3/√19 -1/√3, दोनों आंसर है। आप चाहो तो लगा सकते हो इसमें, लो मैं लगा देता हूँ, एक तो प्लस वाला हो गया और एक माइनस वाला हो गया, ठीक है, दोनों सही है। उसके बाद क्या करा है, एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पोर्शन ऑफ हेलिकॉप्टर। अब लो, अब आपसे वो इक्वेशन लिखवा रहा है, बात वही है। तो इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए होता है आपको, पॉइंट और एक डायरेक्शन। तो पॉइंट आप कोई सा ले लो, पर मैंने आपको बोला था जो पहले आता है ना उसको आप पॉइंट ले लो। अगर ये पॉइंट है तो डायरेक्शन ए बी होगा, अगर ये पॉइंट है तो डायरेक्शन क्या होगा, बी ए होगा, क्योंकि डायरेक्शन अपने पास डिपेंड करता है आप कहाँ से पॉइंट ले रहे हो। तो ए से बी जाओगे तो ए बी बनेगा, और बी टू ए जाओगे तो बी ए बनेगा। तो इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट मैंने क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया ए, 4 5 2, और मुझे डायरेक्शन अभी निकाला अपन लोगों ने, डायरेक्शन रेशियो तो पिछले वाले में ही ये लिखा पड़ा डायरेक्शन रेशियो -3 -1। तो बताओ इसका डायरेक्शन कितना आ गया, डायरेक्शन आ गया मेरे पास कितना, -3 और 1। एक मिनट चेक कर लेते हैं, गड़बड़ तो नहीं कर दी, तो एकदम सही है। तो इसका जल्दी से इक्वेशन लिख दो। तो इक्वेशन अब आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, कार्टेशियन में लिख दो, वेक्टर फॉर्म में लिखनी है वेक्टर में लिख लो। तो मैं दोनों में लिख लेता हूँ। तो यानी वेक्टर वाली जो फॉर्म आएगी, वेक्टर फॉर्म, वो कितनी आएगी, आर वेक्टर बराबर में क्या आएगा बताओ, पहला पॉइंट 4i कैप प्लस में 5j कैप प्लस में 2k कैप, उसके बाद प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ, यहाँ पर से आएगा अपने पास लैम्बडा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन, तो -3i कैप प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा -3j कैप और प्लस में k कैप। तो ये आ गया वेक्टर फॉर्म। और अगर आपको कार्टेशियन चाहिए तो कार्टेशियन भी देंगे साहब। तो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर क्या आ जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर आएगा हमारे पास x - x1 0.4 है अपॉन में, जाओ पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ, और z माइनस कितना जाएगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट से पास करा दिया। और अब यहाँ पर से डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, -3 और ये 1। तो ये आपकी दोनों फॉर्म मैंने लिख दी है, क्लियर है, आसान है ना ये तो। चलो नेक्स्ट।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, केस स्टडी है, इसका नाम बेचारे का लिखना भूल गया। ये अपना कौन सा नंबर केस स्टडी था, 7वां था ना, ये मिस्टाइप हो गई, तो ये छठा था, तो अब अपने पास कौन सा आएगा, 7th। चलो 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 जल्दी से, ये हमारा केस स्टडी 7 है सारा ना, केस स्टडी नंबर 7। ठीक है, आओ आओ चलो, इक्वेशन ऑफ डायगोनल ओ बी डैश बताओ। अब आपके पास ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास दे रखा है, अरे मैंने इधर लिख दिया क्या, ये आपका आ गया है केस स्टडी नंबर कौन सा, 7th। नाम लिखना भूल गया मैं, कोई बात नहीं, हमने लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर से डायमंड एग्जीबिशन है, डायमंड इज कवर्ड इन क्यूबोइडल ग्लास बॉक्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स। तो यानी कि एक डायमंड एग्जीबिशन है और डायमंड को क्या करा गया है, क्यूबोइडल ग्लास बॉक्स ऐसे, ये क्यूबोइडल ग्लास बॉक्स है, ग्लास का बॉक्स है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको ऐसे सारे दिख रहे हैं ना, ओ ए बी सी डी सी डैश ओ डैश वगैरह वगैरह। तो यानी आपसे कह रहा है फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ ए डैश बताओ। ओ ए डैश का क्या बताना है आपको, डायरेक्शन रेशियोज। तो आपको मेनली क्या करना है, ओ ए डैश वेक्टर ही लिखना है, उसके वेक्टर के आगे स्केलर कंपोनेंट जो है ना वही डायरेक्शन रेशियो होते हैं। बार बार थक गया मैं बता बता के, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ओ ए डैश जो है उसके डायरेक्शन रेशियोज अगर मुझे लिखने हैं तो वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देते हैं। चलो तो लिख देते हैं तो ओ ए डैश ये रहा, ओ ये रहा, तो यानी कि ओ ए डैश, तो 1 - 0 होगा ना सर, बताओ 1 - 0 कोमा 0 - 0 और फिर कौन सा आएगा 3 - 0। तो ये आ गए हमारे पास 1 0 3, ये आ गए इसके डायरेक्शन रेशियोज, किसके आ गए हैं, ओ ए डैश के। नेक्स्ट क्या है, अगला है डायगोनल ओ बी डैश का, बता दो कितना। अब अपने पास नेक्स्ट क्या है इसका, देखो इक्वेशन ऑफ डायगोनल ओ बी डैश बता दो। तो डायगोनल ओ बी डैश, डायगोनल बनानी है, डायगोनल कहाँ पर है, ओ बी डैश, ओ बी डैश यानी ये वाला, अरे कलर बदल लेता हूँ, वाइट वाइट हो गया, ओ बी डैश यहाँ से आना, ये ओ बी डैश है, तो ओ बी डैश है ना, ये ऐसे 3D में चल रहा है ओ बी डैश। तो ओ बी डैश की आपको क्या पता नहीं, इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, पॉइंट और क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो ओ बी डैश का पहले तो मैं बताओ पॉइंट ले लेता हूँ। पॉइंट कौन सा लेंगे, पॉइंट लेते हैं ओ, जिससे पास हो रही है पहले, पॉइंट है 0 0 0। उसके बाद आपके पास डायरेक्शन निकालना, डायरेक्शन रेशियोज लिखूंगा। डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, ओ बी डैश के। तो ओ बी डैश के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, वही बाद वाला माइनस पहले वाला। तो 1 - 0 है ना, उसके बाद 2 - 0 और फिर आएगा 3 - 0। तो बाद में क्या आ गया है, 1 2 3 आ गया आपके डायरेक्शन रेशियोज। तो अब डायरेक्शन रेशियो मिल गए, पॉइंट मिल गया, तो इसका मतलब इक्वेशन लिखने में देरी करनी नहीं चाहिए। अब मैं इसको स्केलर फॉर्म, वो कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर होता है x माइनस पॉइंट, फिर y माइनस पॉइंट, फिर आएगा z माइनस पॉइंट, z माइनस पॉइंट। डिवाइड कर देते हैं डायरेक्शन से, डायरेक्शन कितना है 1 2 3। तो थोड़ा इसका सुंदर बना देते हैं, x/1 y/2 और z अपॉन क्या आ गया 3। दिस इज द इसका करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड प्लेस इन क्यूबोइडल ग्लास बॉक्स। यानी कि ये कह रहा है कि क्यूबोइडल जो बॉक्स है ना उसमें लॉन्गेस्ट रोड बताओ। अब लॉन्गेस्ट रोड तो 9th 10th के अंदर ही पढ़ लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर कितना, l² + b² + h²। ठीक है, ये होता है। बाकी अब आप देखो वो चीज़ नहीं लगाएंगे, अब हम लगाएंगे क्या, वेक्टर है अपने पास, पावर है वेक्टर, पावर ऑफ वेक्टर लगाएंगे। तो यानी कि लॉन्गेस्ट रोड कौन सी होती है, पहली चीज़ तो लॉन्गेस्ट रोड का मतलब होता है यहाँ पर से डायगोनल की बात कर रहा है। अब डायगोनल जो है, इसकी बात कर रहा है डायगोनल की बात। अब डायगोनल जो है ना हमारे पास, उसका तो वेक्टर ही आ गया, वेक्टर आ गया तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने में क्या दिक्कत आएगी। तो क्योंकि क्यूबॉइड है तो आप कहीं से भी निकाल लो। तो मेरे पास बी डैश ही दे रखा है एक, है ना। ओके, तो यहाँ पर से बी डैश जो है ओ के जस्ट सामने वाला पॉइंट है, तो इसको निकाल लेते हैं। यानी कि आपसे ओ बी डैश का एक तरह से मैग्नीट्यूड पूछने की कोशिश कर रहा है। तो ओ बी डैश का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वही आपका क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट रोड, क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट रोड। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर से मैग्नीट्यूड निकालना है ओ बी डैश का। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले तो मेरे को बताओ क्या आएगा।
अभी निकाला ये तो हम लोगों ने, 1 माइनस 0 का स्क्वायर है ना, उसके बाद 2 माइनस 0 का स्क्वायर, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ सर है ना, उसके बाद 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। हो गया, ये कितना आ गया देखो, 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 बनेगा और ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 4 13 प्लस 1 रूट कितना जाएगा, रूट 14 यूनिट। क्या ये सही जवाब है क्या? बिल्कुल यही इसका सही जवाब है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसका। इसका अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, एंगल बिटवीन ओ बी एंड ओ बी डैश बताओ। तो ओ बी और ओ बी डैश के बीच का एंगल बताना, तो एंगल कैसे निकालते हैं, वही cos थीटा निकालना है, सिंपल चीज़ है। तो ओ बी और ओ बी डैश, तो पहली चीज़ तो ओ बी जो है, अब मुझे डायरेक्शन रेशियोज के बीच का एंगल निकालना है, वेक्टर क्यों बनाना है, तो ओ बी जो है इसका डायरेक्शन रेशियो बताओ, है ना, डायरेक्शन रेशियो बताओ ओ बी के। तो ओ बी, तो यानी ओ बी निकाल दो यहाँ से, ओ बी का है ये रहा, तो यानी कि ये है, अरे ये तो वाइट चल गया भाई, वाइट नहीं चलाना, अब हम चलाएंगे ग्रीन। तो देखो ओ बी जो है ना, तो इसमें आएगा 1 माइनस 0 2 माइनस 0, तो ये आ जाएगा आपका 1 2 और 0, इसका डायरेक्शन आ गया। उसके बाद यहाँ पर से डायरेक्शन रेशियो बता दो किसके, किसके, ओ बी डैश के। अब ये निकाले, पिछले दो क्वेश्चन से ही निकाल रहे हैं, तो ये कितना आएगा 1 माइनस 0 2 माइनस 0, तो ये आएगा 1 2 3। अब आपको इनके बीच का एंगल बताना है, तो जल्दी से बता देते हैं। तो cos थीटा कितना जाएगा, ठीक है, तो cos थीटा निकाल लेते हैं, कितना जाएगा 1 इंटू 1, है ना, क्या जाएगा 1 इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू 1 डॉट, उसके बाद प्लस 2 इंटू 2 डॉट, प्लस में यहाँ पर 0 इंटू 3, है ना, अपॉन में इनका क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई करो मैग्नीट्यूड से, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। क्लियर, आगे बस समझ में, ठीक है। चलो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 4 और ये कितना जाएगा 0, अपॉन में ये कितना बनेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 रूट 5, ये कितना बनेगा यहाँ पर से 9 प्लस 4 कितना जाएगा 13, ये कितना जाएगा 5 अपॉन में कितना जाएगा रूट में, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 70, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। थीटा बराबर निकाल दो कोस इनवर्स 5 अपॉन में रूट 70। ये लाइन नहीं है इसलिए मैंने मोड़ नहीं लगाया, लाइन में लगता है आपका एक्यूट एंगल के लिए मोड़, ठीक है। यही बात समझ में आ गई आपको। तो अगला केस स्टडी नंबर 7 आ गया हमारे सामने। केस स्टडी 7 देखो, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना हम ऐसा पहले भी कर चुके हैं स्टार्टिंग के अंदर, ये भी कुछ ऐसा ही है। तो यही है, यहाँ पर से देखो क्या है कि अपने पास यहाँ पर से केबल दे रखे हैं, केबल का डायग्राम ऐसे, तो वो केबल से ऐसे बंधा पड़ा है, ये आपका जो भी है इसको आप पिलर बोलो कुछ भी बोलो, इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर से स्टैंड है वर्टिकली, उसके बाद इसको बांध रखा किससे, ये केबल्स हैं ऐसे DC DB DA, तो इसमें 3 केबल है, उस वाले में 4 केबल थी, तो यानी कि 3 केबल से बांध रखा, तो फोर्स लगा पड़ा है FDC FDB और FD, एक तरह से वेक्टर हो गया। अब देखो यहाँ पर से ये भी 3D का क्वेश्चन है, तो इसमें वही चीज़ बता रखी, ये आपकी x डैश है, ये आपकी x एक्सिस है, ये y डैश है और ये y डैश, ये y डैश और ये y, और ऊपर z है, तो z डैश में दिखा नहीं रखा है। तो पहली चीज़ तो आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो कि ये पॉइंट जहाँ पे A है B है, ये A है, ये B है और ये आपका C है, 3 पॉइंट्स है क्योंकि 3 केबल, तो यहाँ पर से, और ये आपका 0 मतलब ओरिजिनल। तो मुझे बताओ, पहले A के कोऑर्डिनेट ही लिख लेते हैं, बार बार लिखने में दिक्कत आएगी। तो A के कोऑर्डिनेट देखो, अब यहाँ पर से A तक पहुँचना है, मुझे दिख रहा है आपको A तक पहुँचना है, तो पहली चीज़ x पे चलूँगा, तो x पे चलूँगा इधर, तो x पे कितने चल रहे हैं अपन लोग 8, तो पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं तो पॉजिटिव 8 आएगा। उसके बाद y में क्या चल रहे हैं, तो बाहर की तरफ, ये वाला डायरेक्शन जो है y का है, तो y पे चल रहा हूँ मैं कितना 10, ठीक है, और पॉजिटिव 10 आएगा क्योंकि y की तरफ चल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर से z पर तो आप जा ही नहीं रहे हो, जब z पे जा ही नहीं रहे हो तो कितना जाएगा 0, पिछली बार की तरह, ओके। उसके बाद यहाँ पर से जो b है, इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे देखो, तो b जो है बेसिकली x पे इधर नहीं आके उधर जा रहा है, तो उधर जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 8 है, तो उधर कितना जा रहा हूँ मैं, उधर जा रहा हूँ यहाँ पर से इस बार 6 जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस बार सिमेट्रिक नहीं है, तो उधर कितना जा रहा हूँ मैं 6 जा रहा हूँ ना, ये डिस्टेंस आपको दिख रही है 6 है, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, लेकिन 6 के साथ क्या आएगा -6, क्योंकि नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, x डैश की तरफ। उसके बाद जो अगला है हमारे पास क्या आएगा, हाँ जी, अगला क्या है हमारे पास, यहाँ पर से y कितना चल रहा है, y, तो यहाँ पर से y जो है यहाँ पर से इतना आऊँगा, इतना, और ये इतना कितना आ रहा है, ये आपका आएगा 4 मीटर। आई होप आपको दिख रहा हो, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है 4 है, तो ये कितनी आएगी, y पॉजिटिव में आएगा तो बन गया +4, और z पर तो आप जा ही नहीं रहे हो, तो कितना आ गया आपका -6, 4, 0। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास ये वाला, ये है C,
तो सी के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं बताओ। तो सी पर पहुंचने के लिए पहली चीज़ तो आप उधर जा रहे हो, y पर नेगेटिव और x पर पॉजिटिव। तो x पर कितने आ रहे हो, देखो यहाँ से x पे कितने आ रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, ये आपके पास है 15, कितनी है 15। उसके बाद यहाँ पर से पॉजिटिव में आ रहा हूँ तो इसका कोई दिक्कत ही नहीं नेगेटिव का, और y पर उधर जा रहा हूँ कितना, पीछे की तरफ जा रहा हूँ y डैश पर 20, तो कितना आएगा -20। उसके बाद लास्ट z पर जा ही नहीं रहे तो कितना आ गया 0। तो ये मेरे पास आ गया +15 -20 और 0 आ गया कोऑर्डिनेट। अब तीनों कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए ABC। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, इक्वेशन ऑफ लाइन बता दो अलोंग केबल एडी। तो जो एडी केबल है वो कौन सी है, ये रही। इस एडी केबल के अलोंग आपको क्या लिखना है, इक्वेशन लिखनी है। अब जेड जो डी है उसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं पहले तो डी किस पर है, जेड पर है, और ये जो लेंथ है ना इस ऑब्जेक्ट कितने रखी, ये जो डिस्टेंस है कितने रखी है आपको 30 मीटर। तो इसका मतलब इसमें जेड पॉजिटिव की तरफ 30 जाएगा, तो बाकी आपको पता है जेड पर है पॉइंट, इसका मतलब एक्स और वाई कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 0 0 30 आ गया। अब आपको यहाँ पर से डी ए या ए डी लॉन्ग केबल एडी, तो जो एडी केबल है ना उसके अगर आपको क्या लिखनी है, डिस्टेंस लिखनी है। तो एडी केबल है तो एडी ले लो, डीए ले लो, एक ही बात है, फर्क तो पड़ने वाला कुछ है नहीं। तो एडी ले लेते हैं, उसमें दे रखा है। तो एडी की आपको क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो वही बात है, क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो एडी है तो इसमें आप एक काम करो, एडी है तो एडी से पास करा दो, तो एडी से पास करा देते हैं। तो ए जो है आप पॉइंट ले लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से डायरेक्शन निकालना पड़ेगा आपको, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज कितने हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे, एडी बाद वाला माइनस पहले वाला है ना, तो कितना बन जाएगा 0 - 8। उसके बाद इधर कितना बनेगा 0 - 10। उसके बाद इधर क्या पड़ेगा 30 - 0, 30 - 0 एक बार ले लेता हूँ। तो डायरेक्शन कितना आ गया आपके पास, ये आ गया -8 -10 और 30 आ गया डायरेक्शन। अब डायरेक्शन आ गया है, पॉइंट आ गया है, तो आपको लिखने में दिक्कत क्या है, इक्वेशन तो मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख देता हूँ। तो जो इक्वेशन आएगी वो कितनी आएगी, इक्वेशन आएगी अपने पास x माइनस में पॉइंट कौन सा लिया है मैंने, ये वाला, x माइनस x1 अपॉन में कितना जाएगा, डायरेक्शन -8। उसके बाद y माइनस 10 अपॉन में डायरेक्शन कितना जाएगा -10। उसके बाद z माइनस में 0 अपॉन में कितना जाएगा 30। तो इसको आप थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर दो, सुंदर बना दो। ये आपके पास आ गई है, मेरे पास इक्वेशन आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द केबल एडी। ओके चलो, अब पूछ रहे लेंथ ऑफ केबल डीसी बताओ, केबल डीसी की लंबाई बता दो। तो डीसी का लेंथ मतलब वो ऑब्वियसली बात है, डीसी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, डिस्टेंस निकाल दो, मैग्नीट्यूड क्या निकालोगे। तो डीसी कौन सा है, डीसी। तो डी आपका पास है 0 0 30 और सी कितना आ रहा है, सी आ रहा है हमारे पास 15 20 0, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ एक बार, सी आ रहा है हमारे पास कितना 15 - 20 और 0, और जेड अपने पास सिंपल सा है डीसी 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 डीसी। तो डी है अपने पास, है ना, क्या है डी अपने पास क्या आ गया, ये रहा 0 0 30। अब जल्दी से यहाँ पर से डीसी की केबल का जो लेंथ है निकाले, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, तो डीसी तो कितना आएगा डीसी का बताओ, डीसी सी डी एक ही बात है। तो 15 - 0 कर दो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या आ जाएगा z2 - z1 का होल स्क्वायर। किसी को भी आगे पीछे कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर के कारण कोई साइन में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कितना बन जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, ये होता है कितना 400, और ये कितना आएगा 900। तो अल्टीमेटली अपने पास कितना आ गया कि बनेगा 625, 625 + 9, तो ये जाएगा कितना 1525। तो इसको आप फैक्टराइज कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, फैक्टराइज कर लेना इसको। चलो मैं ट्राई कर लूँगा फैक्टराइज करने का, तो ये कितना बनेगा, कर लो इसको ऐसे, छोटे बचपन वाली बातें। 5 से करो 3, उसके बाद 0 25, फिर 5 से जाएगा 6 1। अभी 61 है, 61 तो प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर आएगा 5 × 5 × 61। तो 5 को बाहर ले लो और 5√61 इसका आंसर है। क्लियर, चलो नेक्स्ट। अगला है अपने पास वेक्टर डी बताओ, डी बी वेक्टर बताओ। अब डी बी वेक्टर लिखना है आपको, तो पहले डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 0 30, ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट कितने 0 30, और जो बी है बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं एक बार देखो, पीछे जाके देखना पड़ेगा बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं। तो बी हमारे पास है, हमारे पास कितना है, ये रहा -640,
-640। ठीक है, चलो तो -640, तो डी बी वैक्टर निकाल दो भैया। डी बी वैक्टर निकालने के लिए बी बाद में, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, तो -6 -0 -6 -0 और बाहर आएगा आई कैप। भाई वेक्टर है, डायरेक्शन देना पड़ेगा इसको बेचारे को। 4 -0 जे कैप, उसके बाद आ जाएगा कितना 0 -30 के कैप। ओके, तो यानी कि वेक्टर आ गया आपके पास -6 आई कैप प्लस के 4 जे कैप -30 के कैप। इसका करेक्ट आंसर आ गया है, यही है इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स अलोंग द केबल। तो यानी सारे जो वेक्टर्स आए उनको ऐड करना है आपको कुल मिला के। तो मैंने अभी कौन कौन से वेक्टर निकाल लिए हैं? मैंने यहाँ पर से डी वेक्टर निकाल लिया है। और कोई वेक्टर निकाले क्या हम लोगों ने? हैं, नहीं निकाले, मतलब निकालने पड़ेंगे। तो इसमें से सारे वेक्टर्स का सम निकालना है, सम वेक्टर अलोंग द केबल। तो केबल के अलोंग है, देखो अभी इसने केबल जो है डायरेक्शन डी सी दे रखा है, डी दे रखा है, डी भी दे रखा है। तो मैं यहाँ पर से डी सी वेक्टर निकाल लूँ पहले तो, है ना। डी सी वेक्टर निकालने के लिए डी की कोऑर्डिनेट है 0 0 30, है ना। इसके कोऑर्डिनेट कितने, इसके हैं 15 -20 और 0। यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो इसके इसके कोऑर्डिनेट कितने आए थे? इसके कोऑर्डिनेट आए थे अपने पास 8 10 0। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कितने आए थे बी के? तो बी के कोऑर्डिनेट आए अपने पास कितने, पीछे तरफ जाऊंगा -6 4 और ये 0। ठीक है, तो जल्दी से एक काम करते हैं, मैं डी सी वेक्टर लिखता हूँ पहले। डी सी वेक्टर कितना आएगा, डी सी वेक्टर डी सी, तो यानी कि 15 -0, तो सीधा 15 आई कैप, है ना। उसके बाद -20 -0 तो -20 जे कैप। उसके बाद आएगा हमारे पास 0 -30 तो -30 के कैप। ये तो आ गया आपका डी सी वेक्टर। उसके बाद अगला वेक्टर आएगा अपने पास कौन सा, इधर से देख लो, डी ए वेक्टर दे रखा है उसने केबल में। तो डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर कितना आएगा, तो डी ए वेक्टर कितना आएगा, सीधा सीधा डायरेक्टली लिख दो 8 -0 10 -0 0 -30, तो 8 आई कैप। ठीक है, प्लस में 10 जे कैप। उसके बाद कितना आएगा, कितना -30 के कैप। उसके बाद अगला आएगा कितना, डी सी हो गया, तो डी बी बच गया। तो डी बी वेक्टर कितना है वो लिख ले जल्दी से। डी वेक्टर कितना आ रहा है, देखो डी बी वेक्टर आ रहा है हमारे पास कितना, -6 -0 तो -6 आई कैप हो गया है। उसके बाद यहाँ से 4 जे कैप हो गया है। इधर से आएगा कितना, -30 के कैप हो गया। तो इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कर दो, ऐड। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो आई कैप वाले, तो ये कितना हो जाएगा 2, 15 + 2 कितना हो गया 17 आई कैप। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, तो जे वाले हैं तो 10 + 4 14, -20 + 14 कितना होता है -6 जे कैप। उसके बाद ये कितना आएगा, सारे के सारे नेगेटिव जुड़ जाएंगे तो -90 के कैप। तो ये आपका एक वेक्टर है जो सारे अपने जो केबल्स है उनके अलोंग है और उनका सम है। ठीक है।